प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक बेहतरीन क्लास। बेटा कुछ दिनों से ना स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले 4-5 दिन से आपको ना आपकी क्लास प्राप्त नहीं हो पा रही थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था राजनीति विज्ञान के दो ध्रुवीयता के अंश को लेकर उसकी बेसिक्स पर। और आज बेटा हम बात करेंगे दो ध्रुवीयता के अंश के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत हम किसकी बात करेंगे बेटा? तो देखिए हम बात करेंगे इस खंड में अध्याय के विभिन्न पहलुओं की। उन विभिन्न पहलुओं में सबसे पहला टॉपिक आएगा बेटा सोवियत प्रणाली। हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली से जुड़े हुए क्वेश्चंस की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेटा बर्लिन की दीवार, जिसे हम मानते हैं शीत युद्ध का प्रतीक। क्या मानते हैं बेटा? शीत युद्ध का प्रतीक मानते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम बात करेंगे गोर्बाचेव के सुधार की, कि कैसे गोर्बाचेव ने सुधार आंदोलन प्रारंभ किए। साथ ही साथ हम बात करेंगे बेटा सोवियत संघ के विघटन की, कि कैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ और किस प्रकार से शीत युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है ना। इन सभी टॉपिक्स पर वारी वारी से हम बात करेंगे बेटा। साथ ही साथ हम बात करेंगे शॉक थेरेपी की, कि कैसे शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे के पूरे रूस और रूस से समर्थित देशों को कहां कहां ले जाकर छोड़ दिया गया बेटा? शॉक थेरेपी पर ले जाकर छोड़ दिया गया। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे भारत और रूस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संबंध, कुछ महत्वपूर्ण वार्ताओं पर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की कक्षा। उम्मीद करता हूं आपको यह कक्षा बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। और अगर आपको यह कक्षा अच्छी तरह समझ आती है या कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और कक्षा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है बेटा बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि यहां लिखा है बर्लिन की दीवार। अब ये बर्लिन की दीवार का किरदार क्या रहा है उस पर चर्चा की जाएगी बेटा। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? आंसर है 1961। व्याख्या में क्या है कि बर्लिन की दीवार 1961 में पूर्वी जर्मनी द्वारा पश्चिमी बर्लिन को घेरने के लिए बनाई गई। यह दीवार शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया में विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक मानी। कैसे बेटा? यह कहा जा रहा है कि जैसे यह दीवार है, इस तरफ क्या रखा गया बेटा? इस तरफ रखे गई पूर्वी बर्लिन और इस तरफ रखा गया पश्चिमी बर्लिन, ठीक है ना। इसे ना शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। साम्यवादी और पूंजीवादी दुनिया का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। क्लियर? आंसर क्या है बेटा? 1961। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया जाए। हमसे बात की गई है सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई। तो जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं 1970। क्या पढ़ते हैं? यहां हम पढ़ते हैं बेटा वॉलशेविक क्रांति, ठीक है ना। किसके द्वारा? तो यह की गई बेटा लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा की गई बेटा? लेनिन के द्वारा, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा की गई। अब समझिए व्लादिमीर लेनिन मूलतः किस विचारधारा को मानने वाले थे? तो व्लादिमीर लेनिन ना बेटा मूलतः मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले थे। मार्क्सवादी विचारधारा को। अब मार्क्सवादी विचारधारा किससे प्रभावित थी? उदारवाद से, पूंजीवाद से, समाजवाद और साम्यवाद से, या फासीवाद से? तो बेटा हम सबने यह पढ़ रखा है किससे प्रभावित थी? समाजवाद और साम्यवाद से, ठीक है ना। चलिए साथ ही साथ यहाँ व्याख्या देखते हैं कि सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थी। इसका उद्देश्य एक समतामूलक समाज का निर्माण करना था, जहां उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो और निजी संपत्ति का विरोध किया जाए। यहां आपको ना ये शब्द समझना होगा।
समता मूलक समाज क्या है? तो चलिए देखते हैं हम समता मूलक समाज क्या होगा बेटा, है ना? तो देखिए बेटा, बात की जा रही है समता मूलक समाज, मतलब एक ऐसा समाज बेटा, एक ऐसा समाज जहां क्या हो, सभी वर्ग कैसे रहे, समान रहे, सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाए, ठीक है ना? साथ ही साथ यहाँ लिख कर दिया गया है जहां निजी संपत्ति का क्या किया जाए बेटा, विरोध किया। अब क्या था कि ना यहाँ ये समाजवाद, जब बोल्शेविक क्रांति लेकर आए थे ना यहाँ, तो बोल्शेविक क्रांति के दौरान इन्होंने जार साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन चलाकर यहाँ समाजवाद या साम्यवाद को स्थापित किया। तो उस समय रूस की आम जनता की जो पहली डिमांड थी, जो पहली इच्छा थी, वो यह थी बेटा कि उन्हें ना समाज में समान दर्जा प्राप्त हो। और यही समान दर्जा देने के लिए लेनिन ने अपने द्वारा एक नई विचारधारा को जन्म देते हैं। मूलतः हम लोग पढ़ते हैं कि समाजवाद या साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स है। पर जब हम पढ़ेंगे कि प्रायोगिक तौर पर या किसी देश में अप्लाई करने के तौर पर किसे हम इसका जनक मान सकते हैं, तो नो डाउट बेटा हम किसे जनक मानेंगे, लेनिन को मानेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा में जो कमियां थी, उन कमियों को खत्म करके उनमें परिवर्तन किया किसने, व्लादिमीर लेनिन ने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है बेटा, दूसरी दुनिया, सेकेंड वर्ल्ड के देश किसे कहा जाता है? समझिए, मूलतः 1917 में रूस ने अपनी सत्ता स्थापित की, रूस ने अपनी क्रांति को अंजाम दिया, रूस में बोल्शेविक क्रांति संपन्न हो पाई। 1917 से पहले पूरी दुनिया में आधिपत्य उन देशों का था बेटा, जो देश कैसे थे, लोकतांत्रिक देश थे, ठीक है ना, जो पूंजीवादी विचारधारा को अग्रणी रख रहे थे। तो अब हम यहां से ये समझ पाएंगे कि जो पूंजीवादी विचारधारा है ना बेटा, कौन सी विचारधारा है बच्चा, पूंजीवादी विचारधारा। जो पूंजीवादी विचारधारा है, इस विचारधारा को मानने वाले लोग कौन सी दुनिया में आएंगे, पहली दुनिया में। कौन सी दुनिया में आएंगे, पहली दुनिया। अब 1917 में क्या होगा बेटा, 1917 में 1917 में रूस के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, रूस के द्वारा, लेनिन के द्वारा एक नई विचारधारा लेकर आया गया, जिस विचारधारा को हम कहेंगे पूंजीवादी ना कहकर क्या कहेंगे बेटा, साम्यवादी या समाजवादी, ठीक है ना? तो यही साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा क्या कहलाएगी, दूसरी दुनिया कहलाएगी। क्लियर है, क्या कहलाएगी बेटा, दूसरी दुनिया। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बेटा, देखिए आंसर क्या है, आंसर है बेटा सोवियत संघ के खेमे के देश, जितने देश सोवियत संघ में अर्थात यूएसएसआर में शामिल थे, वे सभी देश क्या कहलाए, सेकेंड वर्ल्ड कहलाए। यहां लिख कर दिया है, शीत युद्ध के दौरान दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा गया। 3 हिस्से कौन से थे, पहली दुनिया, वे देश जिन्हें हम पूंजीवादी देश कहते हैं। दूसरी दुनिया, वे देश जिन्हें बेटा हम क्या कहेंगे, साम्यवादी विचारधारा मानने वाले देश। और तीसरी दुनिया में उन देशों को रखा गया जो देश गुट निरपेक्ष देश में शामिल थे, ठीक है ना, मतलब नव स्वतंत्र देश जब गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा अपने आप को दोनों गुटों से अलग रखते हैं, वह वे सारे सभी देशों का समूह क्या कहलाएगा बेटा, उन देशों का समूह कहलाएगा गुट निरपेक्ष देश या तीसरी दुनिया। तो अगर आपसे तीसरी दुनिया पूछा जाएगा तो नो डाउट अब आप बता पाएंगे कि गुट निरपेक्ष में शामिल समस्त देश कौन सी दुनिया में आएंगे बच्चा, तीसरी दुनिया में आएंगे, ठीक है ना? दूसरी दुनिया में कौन आएंगे, दूसरी दुनिया में वे देश आएंगे जो समाजवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले थे या यूएसएसआर को मानने वाले थे। क्लियर, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगले क्वेश्चन में है बेटा कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया, जो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक बने। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में व्याख्या में आंसर दिया गया है 9 नवंबर 1989 को क्या किया गया, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। क्लियर है, यह घटना साम्यवाद के पतन
और जर्मनी के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। क्लियर है बेटा? क्या थी? एक महत्वपूर्ण कदम थी, जिससे शीत युद्ध का अंत या शीत युद्ध के अंत के प्रतीक के रूप में देख रहे थे हम। किसे? बर्लिन की दीवार को गिरने को। किसे देख रहे थे बच्चा? बर्लिन की दीवार के गिरने को देख। ठीक है ना? अच्छा, इस चैप्टर से रिलेट जितना भी ना समराइज डाटा था, जो संक्षिप्त में बताया गया था, वो मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों को लगे कि सर सीधे एमसीक्यू कैसे पढ़े जाए, तो आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप पहले उस वीडियो को क्लियर करें, उसके बाद ये एमसीक्यू लगाएं, तो आपका एक बेहतरीन रिवीजन हो जाए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन? ठीक है ना? लेबर पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। आंसर है बेटा कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहां मैं आपका एक और डाउट खत्म कर दूं कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा कि 1917, यही तो पढ़ा है, 1917, जिसे हम बोलते हैं बेटा वॉलशेविक क्रांति, है ना? तो ये वॉलशेविक क्रांति क्या था? ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका पूरा नाम था वॉलशेविक कम्युनिस्ट पार्टी। इसी कारण उस समय जो 1917 में जो क्रांति शुरू की गई, उस क्रांति को हमने क्या नाम दिया बेटा? वॉलशेविक क्रांति नाम दिया। रीजन, क्योंकि उस समय क्रांति के लिए जो पार्टी सबसे ज्यादा मेहनत कर रही थी, जो सबसे ज्यादा आंदोलित थी, जो रूस की आजादी के लिए तत्पर खड़ी थी, वह पार्टी कौन सी थी बेटा? वॉलशेविक पार्टी थी। ठीक है ना? तो वॉलशेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसके नाम के आधार पर इस क्रांति को क्या कहा गया? वॉलशेविक क्रांति कहा। क्लियर है? चलिए फिर बढ़ते आगे। क्या लिखा है? सोवियत संघ में लगभग 70 वर्षों तक केवल एक ही पार्टी रही। कौन सी पार्टी रही? कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर है? इसी का शासन रहा। यह एक दलीय शासन प्रणाली थी, एक दलीय शासन प्रणाली थी, जिसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष की कोई जगह नहीं थी। अर्थात 1917 से लेकर 1991 तक रूस के पूरे राजनीतिक क्रियाकलाप में सिर्फ एक ही पार्टी रही बच्चा। वह पार्टी कौन सी थी? वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं फिर। अब हम पढ़ेंगे बेटा भाग 2, और यहाँ हम पढ़ेंगे गोर्बाचेव के सुधार, और गोर्बाचेव के सुधार के कारण जो विघटन शुरू हुआ, है ना, उस टॉपिक पर बात करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में कौन सी आर्थिक और राजनीतिक सुधार नीतियां शुरू की? है ना? पहला क्वेश्चन क्या है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में कौन से आर्थिक और राजनीतिक सुधार नीतियां शुरू की? ऑप्शन नंबर ए है शॉक थेरेपी, ऑप्शन नंबर 2 है पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 3 है पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना, या ग्लासनोस्त खुलापन। ठीक है ना? और ऑप्शन नंबर 4 है नई आर्थिक नीति। अब समझिए आप, शॉक थेरेपी का संबंध है किससे? सोवियत संघ के विघटन के उपरांत शुरू की गई। ठीक है ना? तो इसे हटाइए। पंचवर्षीय योजना, जी नहीं। पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना, ग्लासनोस्त खुलापन, यही नीतियां लेकर आए कौन? ये नीतियां लेकर आए बेटा गोर्बाचेव, है ना? कौन लेकर आए बेटा? गोर्बाचेव। गोर्बाचेव जो नीतियां लेकर आए उन्हें क्या कहा गया? पेरेस्ट्रोइका, मतलब पुनर्रचना। कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा पिछले समय से जो योजनाएं चलाई जा रही थी, उनमें परिवर्तन किया जाएगा, उन्हें पुनर्रचित किया जाएगा। साथ ही साथ आम जनता को कुछ अधिकार दिए जाएंगे, जिन्हें उन्होंने प्रदर्शित किया ग्लासनोस्त या खुलेपन से। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन का पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त सही है। व्याख्या में क्या है बेटा? 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। ठीक है ना? पेरेस्ट्रोइका का अर्थ हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, पुनर्रचना, और ग्लासनोस्त का अर्थ है बच्चा खुलापन। ठीक है ना? जिसका उद्देश्य था व्यवस्था में क्या कायम करना? लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करना। क्योंकि गोर्बाचेव को लग रहा था कि यदि यूएसएसआर को एक बड़ी एक बड़ी जर्नी को तय करना है, तो सबसे आवश्यक चीज जो है ना, वह है परिवर्तन। ठीक है ना? राजनीति में जो कुरीतियां, जो कमियां आ गई थी, उन कमियों में परिवर्तन कर।
किंतु उनके उनके इन ना सुधारों के कारण चीजें पलट गईं और यूएसएसआर में सत्ता का विघटन हुआ, साथ ही साथ यूएसएसआर का भी विघटन हुआ। और हम पढ़ते हैं कि गोर्बाचेव के तख्ता पलट के बाद सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन हो गया और यूएसएसआर के बाद स्थापित हुआ रूस, और रूस के पहले राष्ट्रपति के तौर पर हम पढ़ लेते हैं एल्त्सिन। क्लियर है बेटा? वॉरिस एल्त्सिन को, इन्हें पढ़ लेते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है कि सोवियत संघ का औपचारिक रूप से विघटन कब हुआ? तो आंसर है दिसंबर 1991। ठीक है, दिसंबर 1991 में वॉरिस एल्त्सिन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने तीन राज्यों ने मिलकर, प्रांत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएसएसआर में जो 15 गणराज्य थे, वे 15 के 15 गणराज्य अपने आप को प्रांत घोषित करते थे। ठीक है ना? वैसे ये सभी अलग अलग देश हैं, इनके बारे में तो आपने पढ़ रखा होगा। अभी पिछले 3 वर्षों से निरंतर युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य। ठीक है ना? तो इन्हें उस समय पर हम प्रांत या गणराज्य कहेंगे। ठीक है, तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के अंत की घोषणा की और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन कर दिया। साथ ही साथ 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और यही सर्वमान्य तिथि मान ली जाती है सोवियत संघ के विघटन की। क्लियर है बच्चा? यह तिथि मान ली जाती है सोवियत संघ के विघटन की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है बच्चा, 1991 में सोवियत संघ में हुए असफल तख्ता पलट का मुख्य उद्देश्य क्या था? पॉइंट नंबर 1, गोर्बाचेव की हत्या करना। पॉइंट नंबर 2, कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टरपंथियों द्वारा गोर्बाचेव के सुधारों को उलटना। पॉइंट नंबर 3 है वॉरिस एल्त्सिन की सत्ता में लाना। ऑप्शन नंबर 4 है अमेरिका के साथ युद्ध करना। देखिए, गोर्बाचेव की हत्या करना यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। वॉरिस एल्त्सिन को सत्ता में लाना यह उद्देश्य भी नहीं था। फिर उद्देश्य क्या था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी लोग थे, उन्हें ना गोर्बाचेव के सुधार की योजनाएं पसंद नहीं आई। वे यह चाहते थे कि गोर्बाचेव के द्वारा जो सुधार किया जा रहा है उसे यहीं के यहीं विघटित कर दिया जाए और पुनः उसी तरह से शासन को संचालित किया जाए जैसा गोर्बाचेव के समय से पहले किया जाए। क्लियर है? तो यहाँ लिखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों द्वारा गोर्बाचेव के सुधारों को उलटना यह प्रमुख कारण या उद्देश्य माना जाता है। व्याख्या में क्या है? अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध करते हुए एक असफल सैन्य तख्तापलट किया जो कि सफल नहीं रहा। इस घटना ने विघटन की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर दिया। ठीक है ना? हालांकि यह पूरी तरह सफल नहीं रहा, किंतु इस घटना के बाद ना विघटन की घटना और ज्यादा तीव्र और ज्यादा तेज होती चली। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में कहा गया है बेटा कि सोवियत संघ के लिए या सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार नहीं थे? इनमें से नंबर 1, संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। नंबर 2, हथियारों की होड़ में भारी खर्च। और नंबर 3 क्या है? जनता का राष्ट्रवादी भावनाएं और संप्रभुता की इच्छा रखना और मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्था। जिम्मेदार कौन नहीं? देखिए, संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी बिल्कुल थी, है ना? तो ये तो जिम्मेदार है। हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा। अधिकांशतः क्या होता है, बच्चे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो यहाँ ये जो लिखा है जिम्मेदार नहीं, इस नहीं को भूल जाएंगे हम और हम क्या देख लेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित कौन सा कारण जिम्मेदार था, और हम पहला ही ऑप्शन टिक कर देंगे, नीचे के ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं। और उसके बाद जब हम पेपर को मिलाएंगे तो हम कहेंगे ना वो तो सही है सर, और लास्ट में क्या होगा, वहां से हम नंबर अपना खो देंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा कि हमें एक एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखिए, सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? है नहीं? नहीं है। तो नहीं कौन सा है? संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी बिल्कुल आ रही थी, यह तो कारण है। हथियारों की होड़ में भारी खर्च हो चुका था, देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था, यह भी है। ठीक है ना?
जनता के अंदर, अब जनता के अंदर क्यों आया समझिए, 15 गणराज्य हैं। कितने गणराज्य बेटा? 15 गणराज्य। और 15 गणराज्यों का प्रशासनिक कार्य कहां से संचालित हो रहा है? प्रशासनिक कार्य रूस से संचालित। तो इन 15 गणराज्यों में से जो 14 हैं, उनके मन में कभी ना कभी यह बात जरूर रहेगी कि मूलतः हमें स्वतंत्रता कहाँ मिल पा रही है ना। और यही कारण था, ये पॉइंट जो है ना, यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं कि जनता की राष्ट्रवादी भावनाएं और संप्रभुता, स्वयं की प्रभुता की स्थापना करने की इच्छा बिल्कुल विद्यमान रही। मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्था। अब एक पॉइंट समझिए आप, अगर किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत है, समृद्ध है, तो वह राष्ट्र विघटित क्यों होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। क्लियर है? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बल्कि गतिहीन और कमजोर हो चुकी थी। क्यों कमजोर हो चुकी थी बच्चा? क्योंकि सोवियत संघ में, यूएसएसआर में शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ इस कदर हावी थी कि वे भूल चुके थे कि उन्हें आर्थिक रूप से भी उन्नत होना है। समझ रहे हैं? वे अपने आप को सामरिक रूप से बहुत मजबूत कर रहे थे, किंतु आर्थिक रूप से वे धीरे धीरे बिखरते जा रहे थे। ठीक है, चलिए। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, हथियारों पर अत्यधिक खर्च और आर्थिक कमजोरी, ये सारे प्रमुख कारण रहे। किसके कारण रहे? विघटन के कारण रहे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा करने वाले 3 प्रमुख गणराज्य कौन कौन से थे? तो मैंने बताया था कि वो 3 प्रमुख गणराज्य कौन कौन से थे। रूस, यूक्रेन, बेलारूस। अभी पढ़कर आए हैं। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा है, इन 3 के अलावा जो और गणराज्य थे उन्हें कहाँ शामिल कर दिया गया? राष्ट्रकुल में, यानी CIS में शामिल कर दिया गया। ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन तो पढ़कर आए हैं दिसंबर 1991 में। इन 3 प्रमुख स्लाव गणराज्यों के नेताओं ने मिलकर सोवियत संघ को समाप्त करने और CIS, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल बनाने की घोषणा कर दी। कौन से थे वे 3 गणराज्य? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब हमें पढ़ना है बेटा, अगले टॉपिक्स में जिन चीजों पर हम MCQ करेंगे वे ये रहे। विघटन के परिणाम, कि विघटन, देखिए विघटन तक हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है कि विघटन के बाद क्या हो, है ना। साथ ही साथ हमें पढ़ना है शॉक थेरेपी, क्यों इसे कहा गया विश्व की सबसे बड़ी गराज से, है ना। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा तत्कालिक परिणाम क्या था? शीत युद्ध का अंत। अब शीत युद्ध का अंत विघटन का परिणाम कैसे हो सकता है? नेक्स्ट आगे बढ़े। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय, यह हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। और आगे बढ़े। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, यह तो बहुत पहले ही हो चुकी है। जबकि विघटन कब हुआ? 1991। यहाँ 1961 नहीं बनी बात। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, जी बिल्कुल नहीं। तो फिर शीत युद्ध का अंत। जैसे ही शीत युद्ध का अंत हुआ, पूरी दुनिया 2 गुटों में क्यों बटी? रीजन समझ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां उभरती हैं। पहली महाशक्ति होती है कौन? USSR। और दूसरी महाशक्ति होती है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दुनिया में जो देश, खासकर यूरोप के पश्चिमी पूर्वी देश, वे कमजोर हो चुके थे। उन्हें अपने संरक्षण के लिए किसी शक्तिशाली देश की शरण चाहिए। यही कारण था कि शीत युद्ध के दौरान पूरा का पूरा यूरोप 2 भागों में बट गया। एक कहाँ गया? साम्यवादी विचारधारा की, और दूसरा कहाँ गया? पूंजीवादी विचारधारा। जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका तो ये विचारधाराएं निरर्थक हो चुकी। ये जो विचारधाराएं थी ना बेटा, विचारधारा कैसी हो गई? अस्तित्वहीन हो गई। इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा, ये अस्तित्वहीन हो गई। और जैसे ही यह अस्तित्वहीन हुई, वैसे ही सोवियत संघ का क्या हो गया बच्चा? विघटन हो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में बेटा। शॉक थेरेपी की अवधारणा किससे संबंधित है? साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण, पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर, सैन्य शासन की स्थापना, ये 2 तो हम हटा ही देंगे, है ना। अब समझते हैं हम। देखिए शॉक थेरेपी कब स्थापित की? शॉक थेरेपी कब आई? तो शीत युद्ध के बाद साम्यवादी देशों पर शॉक थेरेपी को धारित किया गया, आरोपित किया गया।
तब साम्यवादी देशों पर आरोपित किया गया, अर्थात साम्यवाद से किस ओर का संक्रमण था? यहाँ ना साम्यवादी देशों को मूव ऑन करके जाना था, कहाँ? पूंजीवादी देशों। क्लियर है? चलिए, लिख कर दिया है। शॉक थेरेपी विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित एक मॉडल था, जिसका उद्देश्य पूर्व साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था को तेजी से राज्य नियंत्रित समाजवाद से मुक्त करके कहाँ लेकर आना था? पूंजीवाद में बदलना था। क्लियर है? और इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। किसका? शॉक थेरेपी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किस घटना को कहा? वर्लिन की दीवार को गिरना, शॉक थेरेपी के दौरान राज नियंत्रित उद्योगों की बिक्री को। जी समझिए, क्या यहाँ व्याख्या है, पहले हम व्याख्या समझेंगे कि शॉक थेरेपी के तहत रूस के लगभग कितने, शॉक थेरेपी के तहत रूस के लगभग 90% राज्य नियंत्रित उद्यमों ने क्या काम किया? जो राज्य नियंत्रित औद्योगिक उद्यम थे, उन्होंने क्या किया? को निजी हाथों या कंपनियों को बहुत कम दामों पर, पौने पौने दामों पर बेच दिया गया, और इसे ही क्या कहा गया? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। मतलब अधिकांश उद्योग यहाँ किस पर आधारित थे? पहले शीत युद्ध, सॉरी किसके पहले? शीत युद्ध के अंत के पहले या सोवियत संघ के विघटन के पहले, यह सारे थे किस पर आधारित बेटा? राज्य पर नियंत्रण। ठीक है, राज्य पर नियंत्रण था, यानी राज्य द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता था। पर जैसे ही शॉक थेरेपी आरोपित की जाती है, अब इनका नियंत्रण किन्हें दिया जाएगा? इनका नियंत्रण पूंजीवादी राष्ट्र के आधारित होकर दिया जाएगा, अर्थात उन उद्योगपतियों को दिया जाएगा जो निजी हाथों में इन्हें संचालित कर पाए। ठीक है ना? अब जब इन्हें दिया जाएगा तो फिर इन्हें क्या किया गया? मानिए कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसे ये उठाकर कितने, 9 रुपए में, 10 रुपए में बेच दिया जाए, तो यह क्या कहलाएगा? यह ना एक कबाड़ के भाव में बेचना कहलाएगा। इसी कारण शॉक थेरेपी में की गई बिक्री, उद्योगों की गई बिक्री को क्या कहा जाता है? इस विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया? मैंने भी बताया था आपको कि जो 15 गणराज्य थे, इन 15 गणराज्यों में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह कहाँ से चलाया जा रहा? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से चलाया जा रहा था बेटा? ये कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन रूस से चलाया जा रहा। तो नो डाउट फिर उत्तराधिकारी कौन बनेगा? रूस बनेगा। क्लियर है? क्या लिखा है कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया, उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सोवियत संघ की स्थायी सीट मिली, और उसने सोवियत संघ द्वारा की गई सभी अंतरराष्ट्रीय संधियों और प्रतिबद्धताओं को निभाने की जिम्मेदारी ली। क्लियर है? तो ये आंसर क्या रहा बेटा? रूस रहा। चलिए आगे बढ़। शॉक थेरेपी का रूस पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो समझिए क्या लिखा है कि रूसी मुद्रा रूबेल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि हुई। कैसे संभव है? समझ रहे हैं कि शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ कि रूस के जो सरकारी, जो राज्य नियंत्रित उद्योग थे, उन सभी को औने पौने दामों पर बेच दिया गया। अब बिक्री के समय उन्हें बहुत कम मूल्य प्रदान किए गए। तो इन कम मूल्यों में ऐसा कैसे संभव है कि उनके रूबेल में, उनकी मुद्रा में वृद्धि हो जाए? है ना? आगे, सामाजिक कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो, उद्योगों का विकास तेजी से हुआ, लोकतंत्र पूरी तरह स्थापित हो गया। बिल्कुल नहीं, पर यह सही है कि देखिए यूएसएसआर ने समाजवाद को क्यों स्वीकारा था? यूएसएसआर इस विचारधारा पर कार्य करने, सामाजिक कल्याण की व्यवस्था पर कार्य करने वाला। क्लियर है? तो यहाँ ना जैसे ही शॉक थेरेपी को रूस पर अप्लाई किया गया, तो सबसे पहले जिसे आघात पहुंचा वही यह सामाजिक कल्याण की पुरानी व्यवस्था क्या हो गई? पूरी तरह नष्ट हो गई। क्लियर? व्याख्या में क्या है कि शॉक थेरेपी के कारण रूस में सामाजिक कल्याण की पुरानी समाजवादी व्यवस्था नष्ट हो गई। सरकारी रियासतें खत्म होने से अधिकांश लोग गरीबी में चले गए, जिससे एक नया अमीर वर्ग, माफिया वर्ग उभरा, और देश में अब क्या फैल गई? आर्थिक असमानता फैल गई। क्लियर? चलिए
आगे बढ़ नेक्स्ट आगे बात की गई है बेटा भारत और पूर्व साम्यवादी देश इनके मध्य के समझौते या संबंधों के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है बेटा कि भारत और रूस के बीच संबंधों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऐसा क्या कारण है कि इन दोनों देशों के मध्य मधुर संबंध रहे? तो पहला पॉइंट है एक ध्रुवीय विश्व का समर्थन। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कभी था ही नहीं, है ना। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का साझा दृष्टि, केवल सांस्कृतिक संबंध, जी नहीं। शीत युद्ध के दौरान सैन्य गुटबंदी, जी नहीं। दोनों ही देश यह चाहते थे कि जो समूची दुनिया है ना वहां क्या रहे, वहां बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का साझा दृष्टि। यूएसएसआर भी यह चाह रहा था कि पूरी दुनिया में ना ध्रुवीयता कायम ना हो, किसी एक देश पर डिपेंडेंसी ना आए, है ना। और भारत भी यही चाह रहा था। साथ ही साथ भारत के साथ वे सभी देश जो गुटनिरपेक्ष नीति के समर्थक थे, वे सभी यही चाहते थे कि क्या हो कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का साझा दृष्टिकोण है। समूची दुनिया में कौन सी व्यवस्था कायम रहे? समूची दुनिया में ही बहुध्रुवीय। क्लियर है? कौन सी बेटा? बहुध्रुवीय व्यवस्था, बहुध्रुवीय व्यवस्था है। ठीक है, तो ये रहा सही। व्याख्या में क्या है? भारत और रूस दोनों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के कई केंद्र होने चाहिए, कई केंद्र होने चाहिए। बहुध्रुवीय विश्व, यही तो है भाई बहुध्रुवीय विश्व। जब दुनिया में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इस के ना बहुत सारे केंद्र रहे, जैसा यहाँ चाह रहे थे हम, देखो क्या चाह रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के कई सारे केंद्र हैं। अब जब बहुत सारे केंद्र हैं ना तो सभी कैसे रहेंगे वहां? समानता से जीवन यापन करने का प्रयास करेंगे, किसी भी राष्ट्र की तानाशाही नहीं चलेगी। क्लियर? चलिए, वे दोनों सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा, समूचे समूह, समूचे विश्व की, हम तो पहले से ही इस विचारधारा को मानने वाले हैं। हम किस विचारधारा को मानने वाले हैं? वसुदेव कुटुंबकम। हम इस विचारधारा को मानने वाले कि समूचा विश्व किसकी संतान है, किसका कुटुंब है? वसुदेव का कुटुंब है। हम तो पहले से ही इसी विचारधारा को मानने वाले हैं। हमने कभी किसी पर कुछ भी आरोपित नहीं किया। साथ ही साथ यूएसएसआर भी इसी विचारधारा को मान रहा था। वह चाह रहा था कि समूची दुनिया में क्या रहे बेटा? बहु ध्रुवीयता रहे, द्वे ध्रुवीयता, एक ध्रुवीयता यह कायम ना हो पाए। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। साथ ही साथ क्या चाह रहे थे कि क्षेत्रीय स्वायत्तता रहे, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर लोगों की स्वयं की सत्ता रहे। ऐसा ना हो कि विनय किन्हीं दूसरों के अनुकरण का पालन करना। जैसे हम ना बात करें कुछ समय पहले की, जब ब्रिटेन ने लगभग दुनिया के 2/3 देशों को गुलाम बनाकर रखा था, तो यह वो समय था जब ना एक ध्रुवीयता थी। फिर धीमे धीमे पूरे यूरोप में शक्ति कायम हो गई। समूचे दुनिया की शक्तियां कहाँ पहुंचे? यूरोप पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहा था। फिर आगे बढ़ेंगे हम और हम देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते यह कहाँ पहुंच गई परिघटना? अमेरिका और रूस पर पहुंच गई। अमेरिका हालांकि हमेशा यही चाहता है कि समूची दुनिया में एक ध्रुवीयता कायम रहे, है ना। और भारत जैसे देशों का क्या मानना है? क्या कायम रहे? बहु ध्रुवीयता कायम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत को रूस से किस क्षेत्र में सबसे अधिक रणनीतिक लाभ मिला? भारत को रूस से, तो यह तो आपको पता होगा, कृषि और डेयरी उत्पाद। जी बिल्कुल नहीं, ये तो ना रूस से मिल ही नहीं सकता। सूचना और प्रौद्योगिकी, रक्षा उपकरण, सैन्य हार्डवेयर और ऊर्जा, है ना। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि रूस में क्या है? प्राकृतिक संसाधन बहुत है ना, खनिज बहुत है, तो एनर्जी के सोर्स हमें वहां से प्राप्त हुए। सैन्य हार्डवेयर और साथ ही साथ रक्षा उपकरण ये प्राप्त हुए। क्या लिखा है? रूस पारंपरिक रूप से भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करता रहा। इसके अलावा रूस ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष उद्योग में भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को। 2001 में भारत और रूस सामरिक समझौते के हिस्से के रूप में कितने द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए?
नंबर 1 20, नंबर 2 50, नंबर 3 80 से अधिक, नंबर 4 100। तो सही आंसर है 80 से अधिक। 2001 में, यह ना फैक्चुअल डाटा, ये कैसा है, इसे हम स्टोरी वाइज नहीं समझ सकते, ये फैक्चुअल है, हमें याद रखना होगा, है ना। हमें याद रखना होगा कि 2001 में भारत और रूस के मध्य जो सामरिक समझौते हुए, वहां जो द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, वे लगभग कितने रहे, वे लगभग रहे 80 से अधिक। 2001 में भारत और रूस के बीच हुए सामरिक समझौते के तहत 80 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों पर, द्विपक्षीय कौन से होते बेटा, तो द्विपक्षीय जहां केवल दो पक्ष, अर्थात भारत और रूस, इन दोनों के ही बीच में जो समझौते हुए हैं उन्हें हम कहेंगे द्विपक्षीय। अगर 3 देश शामिल है तो उन्हें हम कहेंगे त्रिपक्षीय, है ना। बहुत सारे देशों के मध्य होता है बहुपक्षीय। चलिए आगे बढ़ते, जो उनके गहरे और विविध संबंधों को दर्शाते हैं। अगले क्वेश्चन में आगे हम पढ़ेंगे विविध प्रश्न, मतलब संपूर्ण अध्याय से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न जो यहाँ छूट ना गए हो। तो देखिए शुरू करते हैं उन क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में है बेटा कि चेचन्या में अलगाववादी आंदोलन किस देश में हुआ, तो यूक्रेन, युगोस्लाविया, रूस, जॉर्जिया। अब चेचन्या क्या था, चेचन्या रूस का एक गणराज्य है जहां हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुआ, ठीक है ना। रूसी सेना ने इस आंदोलन को क्रूरता से दबा दिया। तो हमें आंसर मिल चुका, किस जगह हुआ था बेटा, रूस। किस जगह हुआ, रूस में हुआ। क्लियर है, चलिए आगे बढ़। अगले क्वेश्चन में बेटा CIS का पूर्ण रूप क्या है ना। तो CIS का कम्युनिटी ऑफ, जी नहीं, पढ़ के आए स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्र कुल, अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन सही है, मतलब CIS का गठन सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था, जिसमें अधिकांश पूर्व सोवियत गणराज्य शामिल थे। मैंने बताया आपको कुल 15 थे, जिनमें से 12 राज्य, 12 गणराज्य इसमें शामिल हुए, ठीक है, 12 गणराज्य इसमें शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है कि सोवियत संघ के कितने गणराज्यों से मिलकर बना। मैं काफी बार यह बता चुका हूं कि सोवियत संघ मूलतः कितने, 15 गणराज्यों से मिलकर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। बाल्टिक गणराज्य कौन से हैं जिन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की, तो यहां लिखकर दिया, ये 3 बाल्टिक गणराज्य हैं। 1990 में सोवियत संघ में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पहले राज्य थे जिसने विघटन की प्रक्रिया को गति दी। यही वे राज्य हैं जिन्होंने विघटन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। कौन कौन से हैं, तो पहला है लिथुआनिया, फिर है लातविया या लताविया, कहीं 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 हमें इसे क्या पढ़ते हैं, लताविया भी पढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा, क्या पढ़ लेते हैं, लताविया पढ़ते हैं, और एस्टोनिया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में बेटा मध्य एशिया के किस देश में गृह युद्ध 10 वर्षों तक निरंतर जारी रहा, तो मध्य एशिया के तजाकिस्तान में। कहा बेटा, तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान में 1992 से लेकर 2001 तक एक विनाशकारी गृह युद्ध चला, ठीक है ना, जो विघटन के बाद के संघर्षों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है बेटा, दो ध्रुवीयता के अंत के बाद विश्व राजनीति में किस देश का वर्चस्व स्थापित हुआ, तो समझिए अब दो ध्रुवीयता की ओर चलते। दो ध्रुवीयता, दो ध्रुवीयता मतलब समूची दुनिया दो ध्रुवों में विखंडित हो, बटी हो। क्लियर है ना। तो यहाँ दो ध्रुव कौन कौन से थे, पहला ध्रुव था बेटा USA और दूसरा ध्रुव था बेटा USSR। अब पॉइंट समझना आप कि जब ना दो ध्रुवीयता के अंत हो चुका, मतलब USSR का क्या हो चुका बच्चा, विघटन हो चुका। USSR का क्या हो चुका, विघटन। तब समूची दुनिया के सामने कौन सा देश बचेगा, अमेरिका। कौन सा देश बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यही बचेगा। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में केवल एक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका बची। कौन बचा बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका बचा। क्लियर है ना। इसमें एक विश्व, इससे विश्व क्या बन गया, एक ध्रुवीय हो गया और अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो गई।
क्लियर है? जैसे ही दो ध्रुवीयता का अंत होता है वैसे ही समूची दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बात की गई बेटा, बोरिस एल्त्सन किस देश के पहले निर्वाचित राष्ट्र? पीछे डाटा में ना ये चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। तो सोवियत संघ, यूक्रेन, पोलैंड या रूसी गणराज्य। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है कि अगर बच्चा बहुत जल्दबाजी रखेगा तो उसका क्वेश्चन होगा गलत। क्यों होगा गलत, समझिए। हम पढ़ेंगे सोवियत संघ और बस हम हो गए खुश। हमें लगा भाई बिल्कुल सही, सोवियत संघ गणराज्य यही है सही। जबकि सही क्या है बेटा, बोरिस एल्त्सन जब तक आए हैं ना तब तक यूएसएसआर का क्या हो चुका है, विघटन हो चुका है। क्या हो गया बच्चा, विघटन। और अब विघटन होने के बाद क्या बची है, रूसी गणराज्य बचा है। तो अब आंसर क्या होगा बेटा, रूसी गणराज्य होगा आंसर। बोरिस एल्त्सन सोवियत संघ के विघटन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और वे स्वतंत्र रूसी गणराज्य के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1970 के दशक के अंत तक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? पॉइंट नंबर 1 है, बहुत तेज गति से विकसित हो रही, अमेरिका से आगे निकल गई, गतिहीन हो गई या पूरी तरह से ढह गई। पूरी तरह से तो नहीं ढही थी, है ना? तो फिर क्या हुआ था कि 1970 के दशक तक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गए। रीजन कि सोवियत गणराज्य अपने आप को ना पूरी तरह कहाँ केंद्रित कर चुका था, हथियारों को निर्मित करने में और राज्यों को अपने में शामिल करने में, जिस कारण इनकी अर्थव्यवस्था में क्या आ चुका था, ठहराव आ चुका था। साथ ही साथ यहाँ ना नौकरशाही प्रशासनिक व्यवस्था इनकी इतनी बिगड़ चुकी थी कि प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में वह पश्चिम क्षेत्रों से पिछड़ भी गए थे और उत्पादन की गति कैसी हो गई थी, बहुत ज्यादा धीमी पड़ गई। तो सही आंसर होगा बेटा गतिहीन हो गई थी, यानी कि क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, सोवियत संघ ने 1979 में किस देश में हस्तक्षेप किया जिसका उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो कौन था वह देश था अफगानिस्तान। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप एक लंबी और महंगी सैन्य कार्रवाई साबित हुई। इसने सोवियत संघ की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था को और भी कमजोर कर दिया और उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को क्या पहुंचा, नुकसान पहुंचा। ठीक है, यहां से सेनाएं वापस किसने बुलाई, तो यहां से सेनाएं वापस बुलाई गोरबाचेव। ठीक है ना बच्चा, किसने, गोरबाचेव ने वापस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या है देखिए, सोवियत संघ में उपभोक्ता के लिए किस प्रकार की वस्तुओं की भारी कमी? सैन्य हथियारों की जी बिल्कुल नहीं, औद्योगिक मशीनरों की, उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कार, जूते, भोजन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, देखिए इन पर भी काम किया जा रहा था, इन पर भी काम किया जा रहा था, यहाँ तो बहुत काम किया। सही कमी किसकी थी, तो सोवियत अर्थव्यवस्था ने अपना अधिकांश संसाधन कहाँ खर्च कर दिया, सैन्य और भारी उद्योगों पर केंद्रित किया। क्लियर है, जिसके कारण आम नागरिकों के लिए आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की लगातार क्या होने लगी, कमी होने लगी। जिस कारण क्या हुआ, आम जनता के मन में, आम जनता के मन में सरकार के खिलाफ क्या जागृत हो गया, सरकार के खिलाफ आक्रोश जागृत, आक्रोश जागृत। ठीक है ना? चलिए आगे देखते, सोवियत व्यवस्था में नौकरशाही का शिकंजा कसने का क्या परिणाम? व्यवस्था और अधिक लोकतांत्रिक हो गई जी बिल्कुल। व्यवस्था सत्तावादी और नागरिक विरोधी हो गई। आर्थिक विकास तेजी से हुआ, लोगों को अधिक स्वतंत्रता मिली। समझिए पॉइंट समझ, बात है नौकरशाही के हावी होने। किसकी है बेटा, नौकरशाही के हावी होने, मतलब पूरा काम किनके अधीनस्थ हो गया, सरकारी कर्मचारियों के अधीनस्थ हो गया। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि व्यवस्था लोकतांत्रिक हो गई, बिल्कुल नहीं। करप्शन अपने पीक ऑन पॉइंट पर पहुंच चुका होगा। आगे व्यवस्था सत्तावादी और नागरिक विरोधी हो गई, बिल्कुल। व्यवस्था कैसी हो गई बच्चा, सत्तावादी और नागरिक विरोधी हो गई। नौकरशाही के अत्यधिक नियंत्रण के कारण सोवियत व्यवस्था सत्तावादी हो गई।
और अधिकारियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं था और लोगों के लिए अपनी राय व्यक्त करना या व्यवस्था पर प्रश्न उठाना भी मुश्किल था। तो कैसी बन गई व्यवस्था? व्यवस्था सत्तावादी और नागरिक विरोधी बन गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? 1985 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व संभाला और इस व्यवस्था में सुधार के लिए पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसी नीतियां अप्लाई की। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ना है विघटन की प्रक्रिया और घटनाएं। तो देखिए विघटन की प्रक्रिया और घटनाओं में क्या, सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए सारे इंसिडेंट एक दूसरे को कोरिलेट करके आगे बढ़ते हैं। अगर हम ना सोवियत संघ के विघटन को एक बार अच्छे से समझ लें तो उससे जुड़े हुए 10, 50, 100 क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि यह क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति थे। तो किसने सुधार की नीतियां अप्लाई की थी? मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय वहां के राष्ट्रपति कौन रहे होंगे? मिखाइल गोर्बाचेव। क्लियर है? इन्हें यूएसएसआर का अंतिम राष्ट्रपति भी कहा जाता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए यूएसएसआर का अंतिम राष्ट्रपति कौन है, तो आप नो डाउट क्या बताएंगे? मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए आगे बढ़े। मिखाइल गोर्बाचेव। क्लियर? यहाँ रखना इस चैप्टर से रिलेट ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। चैप्टर फर्स्ट से रिलेट कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे रिलेट थे बच्चा चैप्टर फर्स्ट से। क्लियर है? अब इन सभी क्वेश्चंस को आप देख चुके हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप देख ही चुके। अगर किसी भी क्वेश्चंस को लेकर ना आपके दिमाग में 1% भी डाउट रहे तो नो डाउट आप ना कमेंट बॉक्स में हम लोगों तक उसे पहुंचाएंगे। एसएमसी विद्यावर्ष की टीम आपको उन डाउट को लेगी और नेक्स्ट पार्ट 2 के वीडियो में मैं आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा, एकदम क्लियर क्रिस्टल आपको समझाऊंगा। हाँ, अगर कोई भी टॉपिक है, जैसे पार्ट 1 में एक बार पहले भी बना ही चुका हूँ, वहां आप लोग देख पाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी कुछ बचता है तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हम ना पार्ट 2 में बहुत अच्छी तरह से क्लियर करें। ठीक है, तो मित्रों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।